क्लास 11th। आज हम यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। ओके क्लास, चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम द लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड देन हम मेन टॉपिक्स पे जाएंगे, राइट? देखिए क्लास, इसमें लिखा है हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड वेराइटी ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। ये कह रहे हैं कि कितना कि ये जो लिविंग वर्ल्ड है कितना ज़्यादा वंडरफुल है, कितना ज़्यादा आश्चर्यजनक है, क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग टाइप्स के या डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्या रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। बहुत उनकी कई वैरायटी मिलती हैं। जैसे अगर बर्ड्स भी हैं, लेकिन बर्ड्स भी अलग-अलग वैरायटी की हैं, राइट? तो अलग-अलग डिफरेंट रेंज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। आगे लिखा है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, be it cold mountains, deciduous forest, oceans, fresh water lakes, deserts और hot springs। अब ये कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि बहुत ठंडा इलाका है, कोल्ड माउंटेन्स है, वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। डिसीडियस फॉरेस्ट है। डिसीडियस फॉरेस्ट क्लास वो फॉरेस्ट है जिसमें जो ट्रीज हैं वो सीजनली अपनी लीव्स को शेड करते हैं, मेनली ऑटमन टाइप टाइम में, और जिसकी वजह से वो ठंड गर्मी सर्दी में ये सर्वाइव कर सके, राइट? तो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कोल्ड माउंटेन्स में भी मिलते हैं, डिसीडियस फॉरेस्ट में भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स से लेके लार्ज इन साइज ऑर्गेनिजम्स तक हम फाइंड करते हैं। डिसीडियस फॉरेस्ट में, ओशियंस में ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, स्मॉल साइज से लेकर लार्ज साइज तक। फ्रेश वाटर लेक्स में भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि हॉट स्प्रिंग जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ऊपर होता है, वहाँ भी ऑफ स्प्रिंग्स, वहाँ भी ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए मिलते हैं, राइट? तो इसलिए कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। नॉर्मली हैबिटेट्स में तो मिलते ही हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स में भी मिलते हैं, जिसकी वजह से हम स्पीचलेस हो जाते हैं कि कैसे वो इतने हाई टेम्परेचर पर या कैसे इतने कोल्ड या हॉट एनवायरनमेंट में, डीप ओशन में वो सर्वाइव कर रहे हैं, राइट? आगे देखते हैं द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स। गैलोपिंग हॉर्स वो घोड़ा होता है जो बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि उसके चारों लेग एक साथ, वो अपने चारों लेग को उठा के और उठाता है दौड़ने के लिए और बहुत तेज दौड़ता है, दैट इज गैलोपिंग हॉर्स। तो ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ और द माइग्रेटिंग बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करती है अपनी फेवरेबल एनवायरनमेंट की वजह से, कि उनको कौन सा एनवायरनमेंट सूट करता है, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से वो माइग्रेट करती है, सीजन के हिसाब से माइग्रेट करती है, इसलिए उनको माइग्रेटिंग बर्ड्स कहा जाता है। अगर उन्हें जब सर्दी आती है और उन्हें थोड़े वार्म एनवायरनमेंट में रहना है, तो वो ऐसी जगहों पर चली जाती है जहाँ थोड़ा वार्म एनवायरनमेंट हो, राइट? लाइक साइबेरियन बर्ड्स होती हैं, तो साइबेरियन बर्ड्स जो होती है वो माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं, राइट? द वैली ऑफ फ्लावर्स एंड द अटैकिंग शार्क इवोक्स एंड डीप सेंस ऑफ वंडर, यानी कि जो बहुत सारे फ्लावर्स को देखना, ये शार्क जो शार्क होती है वो अटैक करती है, ये कहीं ना कहीं हमें एक वंडरफुल एक्सपीरियंस देता है, यानी कि एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ देखने के लिए मिलती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं, और ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट and the cooperation among members of the population and among population of community or even the molecular traffic inside the cell make us deeply reflect on what indeed is life। यहाँ ये कह रहे हैं क्लास कि जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, इकोलॉजी क्या है कि जिसमें कि हमारे जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, और इकोसिस्टम में क्या पढ़ते हैं कि और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, यानी कि एक तरह से फूड चेन देखते हैं। हाँ, जब हम इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि एक सोर्स है लेकिन उसको कई ऑर्गेनिजम्स खा रहे हैं, ठीक है? कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ रहे हैं, तो एक दूसरे को खा रहे हैं, ठीक है? फूड चेन में। तो जब हम इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं और कॉपरेशन देखते हैं, यानी कि वो मिलजुल कर रह भी रहे हैं, या कम्युनिटी में मेंबर्स मिलजुल कर रह रहे हैं, पॉपुलेशन कम्युनिटी में मेंबर्स मिलजुल कर रह रहे हैं, एक पॉपुलेशन है ऑर्गेनिजम्स की, या फिर मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल, इसका मतलब है या फिर जो मॉलिक्यूल्स सेल में प्रेजेंट है वो एग्जिट करते हैं और एंटर करते हैं सेल में, राइट? तो
ये कह रहे हैं कि इतना जब हम इतना डीपली रिफ्लेक्ट करते हैं कि मॉलिक्यूलर ट्रैफिक भी है सेल में, कि उनको पार्टिकल्स ले जाने के लिए भी उनको चैनल्स गेट्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं जो भी हैं, ठीक है? तो ये सब जो होता है जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि सच में लाइफ बहुत ही अमेजिंग है, राइट? ये हमें एक आश्चर्य वाला क्वेश्चन होता है, राइट? अब देखिए इसमें आगे इन्होंने बताया कि दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन छुपे हैं। पहला क्वेश्चन टेक्निकल है, जैसे कि व्हाट इज़ लिविंग एज़ अपोज्ड टू द नॉन लिविंग, कि लिविंग क्या है? लिविंग होने का मतलब क्या है इन कंपैरिजन टू नॉन लिविंग, ठीक है? और सेकंड क्वेश्चन ये है जो कि एक फिलॉसफिकल वन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, कि इस ज़िंदगी का पर्पस क्या है? अब देखिए इसमें एक और चीज़ लिखी है, एज़ अ साइंटिस्ट या एज़ अ साइंटिस्ट हो या एज़ अ टीचर हो, एज़ अ स्टूडेंट हो या एज़ अ अ, हम मतलब किसी भी जो साइंस फील्ड से रिलेट करते हैं या हम किसी चीज़ के बारे में लॉजिक जानना चाहते हैं, रीज़न जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो अटेम्प्ट करना चाहिए, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, यानी कि उसको फाइंड करना चाहिए कि व्हाट इज़ लिविंग, ना कि कोई फिलॉसफी के क्वेश्चन को, बल्कि ये कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है, राइट? ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अब चैप्टर स्टार्ट होते हैं क्लास, द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ओके, द डाइवर्सिटी ऑफ, एक सेकेंड, द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। देखो इसमें लिखा है, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हमारे आसपास बहुत ही लार्ज वैरायटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इवन इफ अगर आप एक रूम में भी अकेले बैठे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। हो सकता है आपके फर्श पर चींटी हो, ठीक है, स्पाइडर हो आसपास या लिज़र्ड हो आसपास, तो मतलब बहुत सारे कुछ बैक्टीरिया हो आसपास, फर्श पे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो इसका मतलब है कि लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। वैरायटी कैसे? लार्ज साइज से लेके स्मॉल साइज तक, ठीक है? बी इट पॉटेड प्लांट्स। अब देखो इसमें वैरायटी दिखा रहे हैं कि हम आसपास देखते हैं कि लार्ज वैरायटी वो कैसे? पॉटेड प्लांट्स को हम देखते हैं, हमारे घर में जो पौधे लगे हुए हैं पॉट्स में। इंसेक्ट्स को हम देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, या हमारे जो पेट्स हैं या अदर एनिमल्स और प्लांट्स, पेट्स हो गए, अगर कोई हम डॉग पालते हैं या कैट पालते हैं वो हो गए, या फिर वो अदर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उन सबको हम देखते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं हम बहुत हर टाइम कहीं न कहीं हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज़्म को देख रहे होते हैं, ठीक है? भले ही चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो सकता है माइक्रोस्कोपिक हो, आपको वो ना दिखे बट वो फिर भी प्रेज़ेंट है वहाँ पर, राइट? आगे देखते हैं, there are also several organisms that you cannot see with your naked eyes। भाई क्या बहुत सारे organisms ऐसे हैं जिनको आप naked eyes से, अपने आँखों से नहीं देख सकते, अपनी नॉर्मल आइज़ से नहीं देख सकते हैं, जो आपके आस-पास है, ठीक है? दैट दे आर अराउंड यू, जो आपके आस-पास है। इफ यू वर टू इंक्रीज़ द एरिया, अब जैसे-जैसे आप एरिया इंक्रीज़ करेंगे टू मेक ऑब्जर्वेशन, देखने का कि कितनी वैरायटी है ऑर्गेनिज़म्स की, वो वैरायटी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि द रेंज एंड द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वुड इंक्रीज, वो बढ़ती चली जाएगी। अभी आसपास जैसे आप अकेले रूम में बैठे हैं, आपकी मदर है, तो आप और मदर 2 हैं, लेकिन अगर आप और डीपली सोचेंगे तो कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स आपको मिल जाएंगे, जैसे आंट है, या फिर एक एंट घूम रही है फर्श पर, या कोई स्मॉल कोई भी और कोई इंसेक्ट घूम रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा एक्स वाई जेड, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको आपको वैरायटी मिल जाएगी। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, राइट? सो आगे लिखा है, ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, ऑब्वियसली अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट में जाओगे तो आपको ग्रेट नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, ठीक है? तो ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल्स ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। अब हर एक प्लांट या हर एक ऑर्गेनिजम्स क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। देखो क्लास, अगर एक एरिया है, ठीक है, अगर एक एरिया है और उस एरिया में एक पौधा रोज का लगा है और 2 पौधे रोज के लगे हैं, फॉर एग्जांपल 2 पौधे रोज के लगे हैं, 2 प्लांट रोज के हैं और 4 प्लांट हिबिस्कस के हैं, 5 प्लांट तुलसी के हैं, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कि टोटल कितने प्लांट्स हैं, तो आप क्या बताओगे कि भई 2 प्लांट रोज के हैं, 4 प्लांट हिबिस्कस के, 2 4 कितने हो गए 6, और 5 प्लांट किसके हैं? तुलसी के हैं, तो 6 और 5 11, आप कहेंगे 11 प्लांट है। लेकिन अगर आपसे पूछे स्पीशीज़ कितनी है? तो स्पीशीज़ सिर्फ़ 3 है। कैसे? एक तुलसी की स्पीशीज़ है, एक रोज़ की स्पीशीज़ है और एक स्पीशीज़ क्या हो गई देखो,
एक स्पीशीज हो गई तुलसी की, एक हो गई रोज की और एक हो गई हिबिस्कस की, राइट। ये स्पीशीज हैं, यानी कि भले ही उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हो, लेकिन स्पीशीज तो एक ही है कि तुलसी है, एक स्पीशीज है। अब तुलसी के प्लांट कितने बताए कि भाई 4 हैं, रोज के 2 हैं और हिबिस्कस के 5 हैं, तो टोटल कितने हो गए? 11, 11 हो गए। प्लांट्स तो 11 हो गए, लेकिन स्पीशीज 1 2 3 3 ही है, ठीक है। आई गेस आपको समझ आ गया होगा। एनीवे आगे चलते हैं। देखिए द नम एक सेकेंड The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। यानी कि अब तक की जितनी भी स्पीशीज, यानी कि देखो प्लांट्स तो कई बिलियंस में होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, हमारे नॉन नॉन में है तब भी प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ एनिमल्स बहुत ज़्यादा होंगे और वेराइटी ऑफ एनिमल्स बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन जो स्पीशीज़ है, अभी हमने स्पीशीज़ की बात करी, जो स्पीशीज़ है अभी तक जो हम जान पाए हैं या हमें हमारा जो अभी तक रिकॉर्ड है ग्लोबली, वो अभी तक की जो स्पीशीज है वो कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन तक है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या बोला जाता है क्लास, इसी की वजह से बोला जाता है कि हमारे जो अर्थ है उस पे क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी, so this refers to biodiversity or the number and the type of organisms present on earth। बायोडाइवर्सिटी क्या है? वेराइटी, देखो बायो मतलब लिविंग, ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग वेराइटी, यानी कि वेराइटी, डिफरेंट वेराइटी, ठीक है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी वेराइटी होना, अलग अलग स्पीशीज होना, बहुत सारी वेराइटी होना, ठीक है। यानी बहुत सारी वैरायटी होना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। और इस यही डिफरेंट टाइप्स और नंबर ऑफ इंडिविजुअल या डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज इस अर्थ पर क्या है? प्रेजेंट है। ओके क्लास, आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या दिया है क्लास, देखते हैं। We should remember here that as we explore new areas, even old ones, new organisms are continuously being identified। वही सेम बात है कि अगर हम कहीं भी कोई भी नया एरिया एक्सप्लोर करें या पुराना एक्सप्लोर करें, तो आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर जगह ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे लिखा है एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड। जैसे कि पहले बताया कि मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है इस अर्थ पर। वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। अब हमारे पास या हम जो जानते हैं किसी भी प्लांट को, एनिमल को, वो उसके लोकल नेम से जानते हैं, ठीक है। हो सकता है वो लोकल नेम आपके आपके स्टेट में ही बोला जाता हो, पूरे इंडिया में वो नाम नहीं बोला जाता, उसका उसी चीज का कुछ और नाम हो, ठीक है। तो जैसे कि अब देखो, जैसे कहीं कह सकते हैं कि मैंगो है, कोई मैंगो बोलेगा, कोई आम बोलेगा, ठीक है। कहीं मैंगो का कुछ और नेम होगा, आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि किसके स्टेट में क्या-क्या नाम बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं मैंगो, किसी और स्टेट में मैंगो को कुछ और बोलते होंगे, ठीक है। तो कहीं न कहीं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनके एरिया में अलग नाम से जाना जाता है, और कहीं दुनिया के किसी दूसरे कोने में उसी ऑर्गेनिज्म को किसी और नाम से जानते होंगे। क्लास, तो आगे लिखा है, एक सेकेंड, आगे लिखा है क्लास, लोकल नेम्स हो गया, हाँ। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वही जो सेम बात है कि प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। कहीं जैसे कहीं कुछ और बोला जाता है उस ऑर्गेनिज्म सेम है, मतलब जैसे कि आम का पेड़ ही है, वो दिखेगा एक, खाने में सब सेम, लेकिन इंडिया में आम को कुछ और बोला जाता है, इंग्लैंड में कुछ और बोला जाता है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में शायद कुछ और बोलते होंगे, किसी और नाम से जानते होंगे, ठीक है। तो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इवन विद इन अ कंट्री, यानी कि हो सकता है कंट्री के अंदर ही। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में यूपी में मैंगो को आम बोलते हैं, लेकिन तमिलनाडु में कुछ और बोलते होंगे, किसी और नाम से जानते होंगे। तो एक
एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं, तो वो जो डिफरेंट नेम्स हैं उनको हम लोकल नेम्स बोलते हैं, राइट? Probably you would recognize the confusion that would create if do not find ways and means to talk each other to refer to organism we are talking about. अब कहीं ना कहीं अब सोचो, आपकी कंट्री में मैंगो को आम बोलते हैं, आपको नहीं पता कि बस आम के अलावा भी इसका कुछ और नाम है, लेकिन किसी और कंट्री में मैंगो बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम बोलते क्या, मैं तो आम बोल रहा हूँ, ये कुछ और बोल रहा है, शायद ही किसी और ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा। इसी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए क्या हुआ है देखो, hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। देखो, एंड दिस प्रोसेस इज नोन नोमेनक्लेचर। देखो, इन्होंने यही कहा है, इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए इस ऑर्गेनिज्म का हमने एक स्टैंडर्ड नेम दे दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में, चाहे लोकल नेम उसको कुछ भी बुलाए, लेकिन पूरी दुनिया में अगर कोई साइंटिस्ट मिलेंगे या कोई बड़े लोग मिलेंगे तो उनको साइंटिफिक नेम से उसको जाना जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर नेम से जाना जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया उन्होंने, नोमेनक्लेचर। जैसे भाई कहीं, जैसे इंडिया में मैंगो को बोलते हैं आम, ठीक है, इंग्लैंड में, अमेरिका में बोलते हैं मैंगो, ठीक है। अब हमें आम पता है, उन्हें हमें मैंगो नहीं पता है, तो अब ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए, और कहीं कुछ और बोलता हूँ, कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए इसका एक पर्टिकुलर नेम रख दिया, जैसे कि मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, राइट? तो मैंगीफेरा इंडिका पर्टिकुलर। अब ये जो मैंगीफेरा इंडिका नाम है वो अभी आगे आएगा, तो इसमें अभी आप लिखना मत कुछ भी, कभी आप नोट डाउन करने लगो कि आम का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका, नहीं, आपको लिखना नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। तो देखो, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो कहीं मैंगो बोला जा रहा है, कहीं आम बोला जा रहा है, कहीं कुछ और बोला जा रहा है, लेकिन जब इंटरनेशनली कोई जुड़ेंगे, जैसे एक साइंटिस्ट साउथ अफ्रीका का है, एक साइंटिस्ट अमेरिका का है, एक इंग्लैंड का है, एक इंडिया का है, अब वो कोई आम जानता है, कोई मैंगो जानता है, कोई कुछ जानता है, लेकिन जब उनके सामने एक पौधा लाया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि ये मैंगीफेरा इंडिका, तो सब समझ जाएंगे कि किस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में बात हो रही है, किस पर्टिकुलर ट्री के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को, ये स्टैंडर्ड नेम को स्टैंडर्ड करने के लिए जो प्रोसेस दिया गया था उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमन मतलब नेम रखना, ठीक है, नॉमेनक्लेचर, राइट, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो नॉमेनक्लेचर क्या हुआ क्लास, कि नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नॉमेनक्लेचर क्या हुआ, नेमिंग ऑफ, अब चाहे तो नोट डाउन भी कर ले, वैसे मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगी। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स so that a particular organism is known by same name all over the world, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया उसका सिर्फ एक ही नाम जाने, ठीक है। बाकी वो अपने एरिया में कुछ भी बोले, जो उनके लोग समझते हैं वो बोले, दैट डजंट मैटर, लेकिन वहां पर इसको एक ही नाम से, राइट। तो ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज द ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली, वी नो to what organism the name is attached to, that is identification, this is identification। यानी कि अब हम उसका नेम रखेंगे कैसे, उसके फीचर्स को या उसके करेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको डिस्क्राइब करा जाएगा प्रॉपर तरीके से। अभी आपको आगे समझ में आएगी ये चीज़ कि नॉर्मल ना, यानी कि ऐसे नहीं कि किसी ऑर्गेनिज्म का नाम साइंटिफिक रखना है तो उसको ऐसे ही रख दिया कि नहीं भाई ये नाम है और इसी नाम से पूरी दुनिया इस प्लांट को जानेगी, नहीं। उसके उसको पहले करेक्टली डिफाइन करना पड़ेगा, उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये हमने इसका ये नाम क्यों रखा है, उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और कि ये ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में आएगा, तब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका नेम रखा जाता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम, यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रोसीजर को एस्टैब्लिश किया कि साइंटिफिक नेम को रखने का तरीका क्या होगा हर एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। सो दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से वो सारे बायोलॉजिस्ट जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इसमें कि क्या क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखने में, ताकि वो ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में जाना जाए एक ही नाम से। एंड बायोलॉजिस्ट जो जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो बायोलॉजी की फील्ड से जुड़े हों, बायोलॉजी की स्टडी करी करी हो जिन्होंने, जो बायोलॉजी की नॉलेज रखते हो, राइट, उनको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। ताकि सारे बायोलॉजिस्ट जितने भी वर्ल्ड के हैं वो सब नॉलेज रखें उस चीज़ की, ठीक है, एक्सेप्ट करें नोमेनक्लेचर को। For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which is provided in International Code for Botanical Nomenclature. अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो रूल्स एंड प्लांट्स का अगर साइंटिफिक किसी भी प्लांट का अगर साइंटिफिक नेम देना है तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाता है वो कौन बनाता है? आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये जो बॉडी है ठीक है, ये बनाती है, ये बॉडी बनाती है रूल्स एंड रेगुलेशंस की हाँ प्लांट्स का नेम रखा जाएगा, यानी कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से प्लांट्स का साइंटिफिक नेम रखा जाता है। ऐसे ही जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का नेम रखा जाता है आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बस जेड और बी का डिफरेंस है, उसमें बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर और इसमें जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनी आपको पता है, बॉटनी प्लांट से रिलेटेड होती है, जूलॉजी एनिमल से रिलेटेड होती है। तो ठीक है, तो प्लांट्स का अगर साइंटिफिक नेम रखना है तो आईसीबीएन के रूल्स के हिसाब से जाना पड़ेगा, और अगर एनिमल्स का नेम रखना है तो आईसीजेडएन के हिसाब से हमें रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। द साइंटिफिक नेम एंश्योर द ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। अब ऐसा ना हो कि साइंटिफिक नेम जो है कि कुछ कुछ कंट्रीज के कुछ कंट्रीज के साइंटिस्ट ने एक नाम सोच लिया और कुछ कंट्रीज के साइंटिस्ट ने दूसरा नाम सोच लिया, नहीं। साइंटिफिक नेम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पूरा वर्ल्ड, यानी कि उस एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा, बस कोई दूसरा नाम नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में, राइट। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम नेम, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि जितने भी सारे पीपल जब डिस्क्राइब करें तो सबके लिए एक ही नेम आना चाहिए, ठीक है। तो वो उनको एक और चीज़ इंश्योर करनी है दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा ना हो कि उस नाम का कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो, नहीं। उस एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा, दूसरा नाम नहीं होगा, और वो ऐसा नाम होगा जो आज तक किसी ऑर्गेनिज्म का नाम वो नहीं रखा गया, राइट। इसका मतलब ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific name to known organisms. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. यानी कि साइंटिस्ट ने ये एक्सेप्ट किया एक प्रिंसिपल, यानी कि एक रूल एंड रेगुलेशंस एक्सेप्ट करे कि जो साइंटिफिक नेम होगा उसके दो वर्ड से बना होगा, जेनरिक नेम जिसको हम जीनस भी बोलते हैं और स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम स्पीशीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक साइंटिफिक नेम के दो वर्ड होंगे, ये दो वर्ड से मिलके एक साइंटिफिक नेम बनेगा, जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स हेंस इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इस सिस्टम के हिसाब से दो नेम एक साइंटिफिक नेम कैरी करता है दो कंपोनेंट्स, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, जिसकी वजह से हम, यानी कि दो कंपोनेंट है एक नाम के, जिसकी वजह से हम इस नेमिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मतलब दो, नोमियल मतलब कंपोनेंट्स ऑफ नेम, ठीक है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस। ये नेमिंग सिस्टम किसने दिया था? किस साइंटिस्ट ने ये कहा था कि भाई दो नेम होंगे, एक जेनरिक नेम होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा? बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लस लिनियस। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लस लिनियस। इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये एक्सेप्ट किया गया पूरे वर्ल्ड में। दिस नेमिंग सिस्टम
यूजिंग टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट, और ये सबके लिए कन्वीनियंट था। सो हम इसका एग्जांपल लेते हैं मैंगो से। लेट अस अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम। अब इसको और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि क्या तरीका है साइंटिफिक नेम को प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम। अब समझते हैं कि बाइनोमियल नेम कैसे हैं। ठीक है, इन दिस द नेम मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट जीनस। अब देखो इसमें मैग्नीफेरा क्या है, जीनस है, और इंडिका क्या है, स्पीशीज है, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट है इंडिका। ठीक है, और या तो स्पीशीज बोल सकते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट बोल सकते हैं। वैसे ही या तो जीनस बोल सकते हैं, जेनरिक नेम बोल सकते हैं पहले वर्ड को। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो। अब देखो हमने पढ़ लिया नोमेनक्लेचर क्या है, कि बाय नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की को करेक्टली डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद उसका नेम रखेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं और क्या है, उसके बेसिस पे हम उसका नाम रखेंगे। अब जो भी साइंटिफिक नेम होगा वो एक ऑर्गेनिज्म को एक ही दिया जाएगा, दूसरा नाम नहीं होगा। प्लस ऐसा नाम होगा जो अब तक किसी का नहीं रखा गया है। प्लांट्स के नेम रखने के लिए हमें आईसीबीएन के हिसाब से जाना पड़ेगा, और एनिमल्स का नाम रखने के लिए आईसीजेडएन के हिसाब से। और जो साइंटिफिक नेम होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम को जीनस बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट को स्पीशीज बोलते हैं। और ये किसने दिया था, इसीलिए हम इस सिस्टम को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था, जिसको सबने एक्सेप्ट किया था। अब इसमें ये आगे बता रहे हैं कि जो एक साइंटिफिक नेम लेते हैं मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैनगिफेरा इंडिका। बहुत बच्चे इसको मैग्नीफेरा लिखते हैं, गलत है, मैनगिफेरा है। ठीक है, मैनगिफेरा इंडिका है। ठीक है, अब मैनगिफेरा जो है वो जीनस है, और इंडिका क्या है, स्पीशीज है। अब हम इसको कैसे रखे जाते हैं, साइंटिफिक नेम को लिखने का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, अदर यूनिवर्सल रूल्स क्या है नोमेनक्लेचर के, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।